नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए आर ओ के PYQ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने जीएस और हिंदी दोनों देख रहे हैं। जीएस में हम लोग हिस्ट्री वाला सेगमेंट और पॉलिटी वाला सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। आज से साइंस वाला सेगमेंट का एक वीडियो पड़ चुका है। ठीक है, अगला वीडियो हम रिकॉर्ड करने चल रहे हैं और ये आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जो हिंदी है, हिंदी में अनेक शब्दों को एक शब्द कंप्लीट हो चुका है, जो आपकी काव्या मैम कंप्लीट करा रही हैं। और ये कल जो है आपका तत्सम तत्व से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों PCS 2025 तैयारी कर रहे हैं या फिर RO की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। प्लस साथ में ही दोस्तों PCS के लिए हम क्या किए हैं, घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी सीरीज हम अलग से अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, हमसे जुड़े, इसका हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये मैं अपना दावा करता हूँ, जितना आपको यूट्यूब चैनल सब टेलीग्राम मतलब पढ़ाए होंगे, उनमें सबसे ज्यादा अगर मैंने एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये अमोक क्लासेस के मैं यानी ऋषिकेश ने ही दिया है। मैं इस चीज को मैं दावा करता हूँ कि जितना एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, मैं केवल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन लिखा गया है और मैं उसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आप बड़े बड़े कोचिंगों में पाएंगे, उसको मैं घटना चक्र में दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए, आप लोग इसका लाभ उठाइए। और एक हमारा चैनल है दोस्तों, अमोक क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल पर आप जाके वहां पे सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं आगे। आज के नए प्रश्न पे क्या है, कितने तापमान होने पर पाठ्यक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान देना है, कितने पे होता है, -40 पे, -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। इसमें खैर इसमें फार्मूला दे रखा है, फार्मूला के हिसाब से आप मतलब लगा सकते हैं, और फार्मूला नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे है, स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के रूप तौर पर प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे होता क्या, जो ठंडे प्रदेश में जो गाड़ी चलती है, वहां पे पेट्रोल वगैरह जमने की डर होता है, डीजल, तो इसलिए उसमें जो विलायक डाला जाता है वो था एथिल ग्लाइकॉल। जो एथिल ग्लाइकॉल होता है, इसी प्रयोग से, ताकि वो उसमें जमे ना। ठीक है, क्या है देखिएगा, स्वचालित इंजन में इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है, जबकि जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है, तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री से घट जाता है, जिसे ठंडे देशों में स्वचालित इंजन नहीं जमते। ठीक है, यानी इसलिए इसको मिलाया जाता है ताकि इंजन में ये सब जमे ना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हल्के रंगीन कपड़े गर्मी में वरीयता दी जाती है। ठीक है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। बिल्कुल, ये कथन और कार्य दोनों से। क्यों? क्योंकि हल्का रंग जो होता है दोस्तों, लाइट का रिफ्लेक्शन अधिक करता है और अवशोषण कम करता है, इसीलिए। और ब्लैक रंग क्या होता है, ज्यादा अवशोषण करता है, इसलिए उसको नहीं पहना जाता है। ठीक है, सफेद या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा के कम अवशोषी होते हैं, इसलिए इनके कपड़ों को वरीयता या गर्मी में वरीयता दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वेत रस, अगला प्रश्न क्या है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। क्यों ठंडे होते हैं दोस्तों? क्योंकि वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, वे प्रकाश से विच्छिन्न कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या है रीजन इसका? वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो व्हाइट सरफेस होता है, क्या होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए। आगे चलते, प्रकृति के विभिन्न रंगों के अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग के ऊपर से पड़ने वाले ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है। ठीक है, जबकि सफेद रंग ऊष्मा को परिवर्तित करने में सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अक्सर गर्मियों में इसलिए सफेद कपड़े लोग पहनते हैं। ध्यान दीजिएगा, गर्मी जब आप देखेंगे, ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर लोग यही कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े, क्यों? क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन अधिक होता है। अगर रिफ्लेक्शन अधिक होगा तो उनको गर्मी कम लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण छिद्र को कहते हैं दोस्तों ब्लैक होल। ब्लैक होल आपने पढ़ा होगा,
ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, ब्लैक होल को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अगला क्या है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को नहीं निकलता। यस, इसमें जो चूंकि ग्रेविटी इतना हाई होती है ब्लैक होल वगैरह में, जो ब्लैक होल होता है उसमें क्या होता है कि इसको बाहर ही नहीं निकल पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही, इसमें दोनों है, कथन कार्य दोनों सही इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। ब्लैक होल, ब्लैक होल एक असीमित असीमित घनत्व या द्रव्ययुक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम होने के कारण अदृश्य है। यानी कि है क्या कि वहां से प्रकाश ट्रेवल कर ही नहीं पाती। आपको पता है कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जैसे जब मान लीजिए सरफेस है, इस पर लाइट टकराई और हमारे आंखों तक पहुंची, तभी हम कोई चीज तक देख पाते हैं। अब यहाँ ब्लैक होल में क्या समस्या होती है, मान लीजिए ब्लैक होल, अब यहाँ लाइट आई तो लेकिन वापस नहीं जा पाई, अगर वापस नहीं जा पाई तो हम कैसे देख सकते हैं, इसीलिए इसको नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता। ठीक है, यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। आगे चलते हैं। आगे है क्या है, महासागर में, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और सोनार, क्या होता है सोनार, ऑप्शन कहाँ है सोनार का, देखिएगा लास्ट में सोनार ऑप्शन को मार दीजिए। ठीक है, जो नाव वगैरह जो होती है उसमें सोनार ही यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार का पूरा नाम क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसे प्राश्रव जो तरंग होती है इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है सोनार जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कौन है इसे, प्राश्रव तरंगों का। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से, किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, विकिरण, बाकी संवहन और चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, विकिरण के लिए आवश्यकता नहीं। जैसे जो सन की लाइट है, सन की लाइट क्या है, रेडिएशन के माध्यम से आती है। जब कोई चीज रेडिएशन के माध्यम से होती है वह डायरेक्टली पहुंचती है, उसमें बीच में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। बाकी चालन के लिए, चालन आप जानते हैं, चालन जैसे मान लीजिए आप एक चिमटा लीजिए, आप रोटी बनाते हैं सभी लोग, चिमटा जब किसी अग्नि पर रख देंगे, अग्नि पर रखने के बाद आप देखें कुछ देर बाद इसका ऊष्मा ट्रांसफर होते होते आपके हाथ तक पहुंच जाएगा, इसे चालन कहते हैं। संवहन कैसे होता है, संवहन दोस्तों ये होता है जब आपने आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर याद होगा ज्योग्राफी में, जो समुद्र वगैरह होते हैं, समुद्र में क्या होता है, इक्वेटर वाले क्षेत्र में जब सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है क्या होता है, यहाँ हीट होता है, हीट होने के बाद क्या होता है, ये ऊपर उठती, ऊपर उठ क्या होता है, क्लाउड बना के फिर बारिश कराता है, इसे संवहनी कहते हैं, संवहन कहते हैं, संवहन की क्रिया होती है, इसमें भी मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन विकिरण क्या होता है, जैसे सनराइज, जब सन से जब रेज अर्थ तक पहुंचती है, यहाँ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्टली पहुंच जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, चलिए क्या है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, आयाम द्वारा, किसके द्वारा, आयाम के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः आयाम से ज्ञात की जाती है, वास्तव में ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता माप है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्यों, क्योंकि दोस्तों वहां पर वायुमंडल की कमी है। क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी है। अब बाकी जगह क्यों, अब ध्यान दीजिए, ध्वनि तो जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंग जो होती है बिना मीडियम के नहीं चल सकती, बिना मीडियम की नहीं चल सकती, इसीलिए क्या है, उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यमान द्रव्य क्या द्रव्यात्मक माध्यम होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या होता है, उनका ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हो पाता। ठीक है, क्या है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण के लिए वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयोग लाई जाती है। यानी जैसे आप जो से होता क्या है, आप लोग उसका प्रयोग करते हैं ना, क्या नाम है कि रिमोट का, रिमोट जो यूज करता है, टीवी वगैरह का रिमोट होता है, किस तरह का प्रयोग करता है, वो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी
अवरक्त तरंगों का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, चीजें कंट्रोल होती रहती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें अवरक्त किरणें होती हैं। उल्लेखनीय है कि रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन के ऑन ऑफ करने के लिए नहीं, बल्कि चैनल बदलने, आवाज की तीव्रता, चित्र गुणवत्ता आदि के भी नियंत्रित करने का काम किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है, क्या है इसमें, देखिएगा। टेलीविजन प्रसारण के श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के प्रयुक्त तकनीकी कौन है? क्या नाम है इसका दोस्तों? जैसे आयाम आरोपण, स्पंदन संकेतारोपण, आवृत्ति आरोपण, या फिर समय पर विस्तार गुणन। इसका होता है आवृत्ति आरोपण। क्या होता है? आवृत्ति आरोपण होता है। एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में वीडियो संकेतों को प्रेषित करने के लिए तकनीक है और आयाम मांडुलन, जबकि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे चलिएगा। सॉरी, नीचे भी प्रश्न है, देख लेते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? आप बताइएगा किस प्रकार के। ऑप्शन क्या है? प्रगामी अनुदैर्ध्य, दूसरा क्या है? प्रगामी अनुप्रस्थ, तीसरा क्या है? अप्रगामी अनुदैर्ध्य, चौथा है अप्रगामी और अनुप्रस्थ। कैसा होता है दोस्तों? अप्रगामी और अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, देखिएगा। दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम से तरंग पैटर्न बनता है, उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे संबंधित दोस्तों विद्युत धारा से संबंधित जो प्रश्न बने हैं एग्जाम में उससे है। ठीक है, देखते हैं आखिर विद्युत धारा से कौन कौन से प्रश्न बने हैं आपके लिए। आरोह क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित करती है। अब आपको पता होगा दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसे एसी होता है, एक होता है डीसी। प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं और दृष्टि मतलब डीसी कहते हैं। अब ऐसा कौन सा उपकरण होता है जो इसको प्रयोग करता है? आपको अपने घर में होता है इन्वर्टर, आपने पढ़ा होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या होता है? एक होता है इन्वर्टर, दूसरा होता है रेक्टिफायर। ये क्या होता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर रेक्टिफायर काम क्या होता है दोस्तों? एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना। डीसी में बदल क्या होता है? एसी क्या होता है? बैटरी चार्ज हो जाती है। क्या होती है? बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, अब जब डीसी में परिवर्तित हो जाती है, डीसी को फिर एसी में परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि हम डीसी में लाइट अपना उपकरण प्रयोग नहीं कर सकते, डीसी में नहीं प्रयोग कर सकते, क्या चाहिए? तब हमें एसी में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब एसी में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसे क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। ठीक है, आगे चलिएगा। ऑप्शन क्या है? रेक्टिफायर। ऑप्शन है रेक्टिफायर। ठीक है, देख लीजिए। रेक्टिफायर वैद्युत युक्त प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेट या एसी में बदल देती है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दो एक जैसे बल्ब को किसी एक प्रकार जोड़ने से अधिक रोशनी मिलती है। यानी कैसे जोड़ दिया जाए कि अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणियों को क्रम में जोड़े या फिर दोनों समांतर श्रेणी में जोड़ो। अब बताइए कौन सी इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें अगर समांतर श्रेणी में जोड़ दिया जाता है, समांतर श्रेणी वाला, तो क्या होता है? अधिक लाइट मिलती है। यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखिएगा, समांतर श्रेणी पैरेलल क्रम में जुड़े बल्ब क्या होते हैं? जुड़े बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाश देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह यदि बल्ब का वोल्टेज V तथा विद्युत R हो तो क्या होगा? B इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आधारित युक्त है, कौन सी है? CND। CND, डायनेमो एंड मोटर। ठीक है, डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आधारित है। आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उसी पे आधारित होता है। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जबकि विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। ठीक है, आगे क्या है? लोहे की तुलना में तांबा विद्युत से अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। ये बिल्कुल, ये कथानुकार दोनों ही सही। ठीक है, क्या है? कथानुकार दोनों सही, एक AR दोनों है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्या है देख लीजिएगा। तड़ित चालक एक
विद्युत की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों में आकाशीय विद्युत की रक्षा के लिए आपने देखा होगा, जो भवनों के ऊपर ऐसे प्लस माइनस करके लगाया जाता है और नीचे इसका तार क्या होता है, जमीन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर कोई बिजली उजली कभी गिरती है तो उसको अवशोषित करके नीचे जमीन के अंदर पहुंचा देते हैं। ठीक है, एक मतलब मीडियम का माध्यम काम करते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। ये आकाश से विद्युत आवेश से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी से में भेज देते हैं। ठीक है, इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। आगे चलिएगा, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ की अपेक्षा तांबे की छड़ की वरीयता दी जाती है, क्योंकि लोहे की तुलना में अधिक सुचालक है। ठीक है, आपको पता है, हमने अगर आपने पढ़ा होगा चालकता पढ़ा होगा तो सबसे ज्यादा चांदी होता है, उसके बाद तांबा होता है, उसके बाद जस्ता होता है, जस्ता के बाद लोहा आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इधर आइएगा, देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, जर्मेनियम का। जर्मेनियम का प्रयोग क्या किया जाता है, किसमें, ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर के रूप में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक विद्युत रोधी पदार्थ के माध्यम से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब आपको ये बताना है, दो जो ऑप्शन दिए गए कौन सा सुमेलित नहीं। ये आरओ की बड़ी खासियत होती है, सुमेलित बहुत करवाता है। ठीक है, मेसान की खोज किसने किया था, युवा का, ये बिल्कुल सही है। पॉजिट्रॉन एंडरसन, ये भी सही है। सूर्य और तारों की ऊर्जा उत्पादन सिद्धांत, एच बेथे, ये भी सही है। परा यूरेनियम तत्व के संश्लेषण, ये फर्मी ने नहीं किया था। ठीक है, ये फर्मी ने नहीं किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, ये ऑप्शन डी आपका गलत है। देखिएगा, 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक एच बेथे ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और उसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या कारण है उसका, नाभिकीय संलयन। ठीक है, फिर कह रहा, मेसान जो मूल कण है इनकी खोज 1995 में कौन किया गया था, हिडेकी युवाका ने किया था। कौन किया था, हिडेकी युवाका ने किया था। पॉजिट्रॉन नामक धनावशेषित मूल कण की खोज 1932 में सीडी एंडरसन ने किया था। ठीक है, यूएफ हेस ने की थी। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने नहीं किया, बल्कि जीटी सीबोर्ड ने किया था। आगे चलते हैं, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। क्या अभी जस्ट ऊपर देखा क्या है, नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर ये हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इससे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब यूरेनियम के न्यूक्लियस टूटते हैं तीन नए में, इसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन। यानी नाभिकों को टूटना नाभिकीय विखंडन होता है, और नाभिकों को मिलना ही क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। यह अत्यधिक गर्म परिस्थिति में होते हैं। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। मैंने कहा ना, हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता के बारे में आपको विचार करना है। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। किसमें, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है, ना कि विखंडन। ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही। आगे चलते हैं, देखिएगा, संलयन के सिद्धांत पे है, ना कि उस पर। ठीक है, अगला क्या है, कल्पक्कम प्रसिद्ध है। कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, परमाणु शक्ति संयंत्र है। क्या है, जो भारत का परमाणु ऊर्जा इकाई होती है, उसने कल्पक्कम में यह स्थित है। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है आपसे, देखिएगा, कल्पक्कम है यह मुख्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जिसका संबंध अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान समय में कल्पक्कम लगभग 5,677 करोड़ की लागत की 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, वे भारी नाभिकों विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब बताइए, कभी
अगर यहाँ संलयन कर रहा है, नाभिक जुड़ रहे हैं, तो विखंडन क्यों करेगा? यानी ये ऑप्शन अपने आप गलत है। जहां ऑप्शन 1 और 2 हो, कार्य 1 हो, जहां कार्य यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऑप्शन सी अपने आप सही हुआ, बिना पढ़े एक ऑप्शन आपने पढ़ा सही। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, साधारणतः टोकोमार्क डिजाइन पे होती है, बिल्कुल, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, देखते हैं, देख लीजिए। नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अतः कथन एक गलत है, बाकी क्या है, दोनों कथन सही था। आगे चलते हैं, और ये टोकमार्क डिजाइन पे आधारित है। अब आगे है दोस्तों, कंप्यूटर संबंधित जो प्रश्न बना है आपके एग्जाम में, उसको क्या है, कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? क्या किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। छोटे बच्चे को पता है चार्ल्स बेबेज, और ना ऑप्शन गजब दिया है कि बिल गेट्स दिया है, नारायण मूर्ति दिया है, टी.एम. बर्नर्स-ली है। अगर थोड़ा सा भी आप जागरूक होंगे, इस चीज का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इस कंडीशन में क्या है। 1937 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा के मूर्त रूप से प्रदान किया। श्री बेबेज ने प्रोग्राम योग निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? जो चार्ल्स बेबेज बनाया था, इन्हें एनालिटिकल संज्ञा नाम दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। माउस क्या है? माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है कि सीपीयू है कि क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्या है? यह इनपुट डिवाइस है। कैसे? इनपुट डिवाइस का मतलब ये है किसी इंफॉर्मेशन के, किसी फैक्ट को कंप्यूटर के अंदर भेजना। किसका काम है? माउस का ही काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर की प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किसका बना था दोस्तों? उस वक्त एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का, लकड़ी का। ये लकड़ी का बना था। पहली बार किसमें बना था? लकड़ी में बना था। देखिएगा, अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजलबर्ट, कौन? डग एंजलबर्ट ने 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस का प्रयोग दुनिया के सामने पेश किया था। ठीक है, पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा, तो वह बड़ा बेहोल लकड़ी सा डिब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था, और जिसकी मदद से कंप्यूटर जुड़ी तमाम अहम चीजें बड़ी आसानी से ही हर जगह नियंत्रित हो जाती है। यानी उसमें केवल एक बटन हुआ करता, जिसके द्वारा वो कंट्रोल होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? 2017 प्रश्न है। लाइफ हाई के कौन सा कथन सही ही नहीं है? आपने लाइफ हाई पढ़ा होगा, आपने वाईफाई भी पढ़ा होगा। लाइफाई और वाईफाई में अंतर ये है दोस्तों, वाईफाई क्या करता है? नेटवर्क प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी बिना रेंज के। और लाइफाई का मतलब ये होता है, ये भी नेटवर्क देता है, डेटा देता है, लेकिन वहां तक जहां लाइट इसके लाइट का एरिया होगा, बस वहीं तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और जो कि वाईफाई के लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, लाइफाई एक विस्तृत रूप से लाइट फिडेलिटी प्रकाश है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है आपका? भारत लाइफ हाई की सफल प्रशिक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया था। अगला क्या है ऑप्शन? लाइफ हाई 10 GB सेकेंड डेटा 1 किमी की परिधि में भेजा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन इसमें बी और सी दोनों गलत लगे। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है। इसमें बी और डी दोनों गलत है, बी और डी दोनों गलत है। ठीक है, क्या इसमें सही है? देखते हैं क्या है। 2011 में जर्मनी के भौतिक विज्ञानी हेराल्ड हास के लाइफ हाई तकनीक की प्रस्तावित की थी। ठीक है, 2011 में। लाइफ हाई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है। इसमें डेटा संचरण के लिए प्रकाश के उत्सर्जक डायोड का प्रयोग किया जाता है, यानी जो लाइट की जिससे इमिट होती है उसका प्रयोग किया जाता है। लाइफ हाई का पूर्णतः लाइट फिजिबिलिटी है। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लाइफाई को सफल प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग स्थित है, कहाँ स्थित है आप बताइएगा? ये स्थित है दोस्तों अहमदाबाद, देहरादून, हरिकोटा, कहाँ पे? हरिकोटा, या फिर कहाँ पे? यह देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब WWW आपने पढ़ा होगा, हर कोई जानता है WWW करके, एक हाइपर मीडिया सिस्टम है। क्योंकि
हाइपर फास्ट है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा इसका क्या मतलब है अपने उसके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। यानी जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछना चाहिए, जैसे आप गूगल पर डालते हैं तो आपको सामने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन खुलकर चला आता है। रीजन क्या है, उसका एक बड़ा रीजन यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट के प्राप्त करने की प्रणाली है। यानी जो कुल डेटा और डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो हम इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। एक ब्राउजर की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और अन्य मीडिया होते हैं। हाइपरलिंक सहायता से पन्नों के बीच आवागमन कर सकते हैं। आगे क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया, किसके माध्यम से विकसित किया गया, अब बताइएगा। ये बन गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडो आप जानते हैं ना, अपने विंडो 1, विंडो 2, विंडो 10 आपने सुना होगा, तो किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ठीक है, देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिक यूजर इंटरफेस की श्रृंखला है। ठीक है, विंडो 3 क्या है, श्रृंखला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1990 में निर्गत की गई थे और 2012 में अब तक 8 विंडो या लगभग 10 विंडो जारी हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर की स्मृति के प्रकार हैं। कौन सा प्रकार है, सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है, या फिर सर्वर है, या ऑप्टिकल है। अब बताइएगा किस रूप में है। दोस्तों इसमें सर्वर नहीं होता, बाकी तीनों है। सर्वर नहीं, बाकी तीनों, यानी 1, 2, 4 क्या है। कंप्यूटर की स्मृति 2 प्रकार की होती है। प्रथम सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी, दूसरा द्वितीय मेमोरी सहायक मेमोरी होती है। मैग्नेट या ऑप्टिकल हो सकती है। ठीक है, आगे चलिएगा। इसमें हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी आदि रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या अगला प्रश्न, WLL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वायरलेस लोकल लूप। क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की शब्द की लंबाई नापी जाती है, किसमें नापी जाती है, बिट्स में। आपने सुना होगा बिट्स, तो किसके द्वारा नापी जाती है, बिट्स के द्वारा। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है, देखिएगा। एक एमबी होती 1024 केबी, अपने पूरा किलोबाइट मतलब केबी। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा संबंध सही नहीं है। जैसे 1 बाइट 8 बिट्स, 1 किलोबाइट 1024 बिट्स, 1 गीगाबाइट 1024 किलोबाइट नहीं, ये एमबी होता है। क्या होता है, एमबी होता है, न कि गीगाबाइट। ठीक है, ऑप्शन सी आपको इसमें सही होगा, यही ऐसा ऑप्शन है जो गलत नहीं हो रहा। कंप्यूटर की सभी कार्यप्रणाली अंक पद्धति पर आधारित है। जब कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं तो वह मेमोरी में जगह घेर लेता है। ठीक है, इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, आपकी बिट होती है। जैसे 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट जिसे हम केबी कहते हैं, और 1024 केबी इक्वल टू 1 मेगा यानी 1 एमबी। आपने पढ़ा हमारी 1 एमबी जीबी डेटा खत्म हो गई। ठीक है, आगे 1024 एमबी बराबर क्या होता है, 1 गीगा, 1 जीबी होता है, और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है, क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका लैन, LAN। लैन का तात्पर्य क्या होता है, लैन तात्पर्य होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जब आप जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वहां पे लगाया जाए, किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में ऐसा चीजें लगाई जाती है। क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिएगा एक्सप्लेनेशन। लोकल एरिया नेटवर्क लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डे के भवनों पर लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदर्भित करता है, बिल्कुल। WWW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ये भी सही है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को, कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रल होता है, ये सेंट्रल होता है, यही आपका गलत है, ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है। CPU जो होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यह कंप्यूटर का भाग है जहां कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण करता है। आगे चलिएगा।
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? आप बताइएगा। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस या कीबोर्ड? कंपाइलर, कंपाइलर ये आपका जो है हार्डवेयर नहीं है, बाकी आपने हार्डवेयर देखा होगा, सबको हाथ में टच किया होगा। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर को प्रोग्राम का समूह होता है, ठीक है, जो किसी उच्च स्तरीय भाषा को लिखने या प्रोग्राम को किसी दूसरी भाषा में बदलने के काम में आता है। जिस भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत कहते हैं और उस प्रोग्राम की भाषा को स्रोत कोड कहते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। ऐसा ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करती है, वह क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके सामने? चुंबकीय डिस्क, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, आगे आइएगा ऑप्शन सीडोम, मॉडेम। मॉडेम आपने सुना होगा, मॉडेम आपने यूज करते हो पहले, जिससे हम लोग देखते हैं जो लैपटॉप वगैरह में यूज किया जाता है कि हल्का सा छोटा ऐसे रहता था, अब ऐसे धीरे धीरे और क्या करता है ये यूएसबी होता था जो जाकर ऐसे डेस्कटॉप में लग जाता था या लैपटॉप में लग जाता था, ठीक है, वही है आपका मॉडेम। मॉडेम मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर इंटरनेट के प्रयोग कंप्यूटर या टेलीफोन लाइनों को जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जाता है जबकि कंप्यूटर पर डिजिटल सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है। अतः दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है, ठीक है। मॉडेम एनालॉग सिग्नलों डिजिटल तथा पुनः डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या, जो मॉडेम होता है आपका वो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को एक करता है, ठीक है। क्या? टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को एक करता है। आगे चलते हैं। मॉडेम के एक हार्डवेयर है जो युक्ति है जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है दोस्तों? टेलीफोन और कंप्यूटर को, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, ठीक है। आगे चलिएगा। पूछा है रोम मेमोरी है क्या है? रोम आपने रोम और रैम दो प्रकार की मेमोरी होती है। जो रोम मेमोरी होती है दोस्तों केवल पढ़ने के लिए यूज होती है। किसके लिए होती है? केवल पढ़ने के लिए यूज होती है। आगे देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इससे मेमोरी के संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने के बाद रोम की सूचनाएं संग्रहित रहती है, नष्ट नहीं होती, ठीक है। रोम जो होता है, मान लीजिए कंप्यूटर चल रहा है, एकाएक लाइट कट गई, एकाएक जब लाइट कट जाती है तो वो ऐसा नहीं कि आपको डेटा खत्म हो जाएगा, नहीं, जैसे लाइट आएगी आप ऑन करेंगे तो आपको ही डेटा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी आप लोग आजकल क्या करते हैं, हर जगह पर देखते होंगे, चाहे चार्जर होगा, चाहे पिन होगा, चाहे जहां भी होगा वहां हर जगह यूएसबी यूज किया जाता है। यूएसबी का क्या यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, ठीक है। आगे आइएगा, क्या है? ऑप्शन हो गया है, खैर इसको छोड़िएगा। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। यूएसबी पोर्ट से उपकरण को सीधे ही प्लग या प्ले के तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है, क्या होता है दोस्तों? फिंगर। आपने सुना होगा फिंगर को, फिंगर जो होता है इसी का प्रयोग किया जाता है, जो उपयोग करते हैं ईमेल वगैरह जो होते हैं इसी का प्रयोग करते हैं, ईमेल वगैरह जो लॉगिन करते हैं। उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत का करता है? आप बताइए, किस सिद्धांत का करता है ये? किस गणना के मापन के विद्युत के लॉजिक, ये लॉजिकल सिद्धांत काम करता है। किसके? लॉजिकल सिद्धांत काम करता है। आधुनिक कंप्यूटर अंकगणितीय या तार्किक इकाई होती है जो अंकगणितीय या तार्किक गणनाओं का कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आईआरसी, आईआरसी का तात्पर्य क्या है? आईआरसी तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं इंटरनेट रिले चैट, इसे क्या कहते हैं? इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। आगे चलिएगा, आईआरसी देख लीजिएगा। इंटरनेट रिले चैट या आईआरसी एक अपाठ्य आधारित चैट प्रणाली है जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वास्तविक समय में बातचीत करने के लिए सुविधा प्रदान करती है। जैसे आप क्या अभी क्या है, चैटबॉट आपने सुना है? चैटबॉट में क्या होता है? ऐसे ही होता है, उसी प्रकार से ये भी होता है, ठीक है। यह वास्तविक समय में इंटरनेट पाठ्य संदेश या सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंस का रूप में कार्य करती है। नहीं, ये सब को जो करना होता है ये सब काम उसमें किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है कहां से? अपने गति से, शुद्धता से, स्मृति से या उपयुक्त से, ये सभी से प्राप्त करता है। क्या है इसमें से? सभी से प्राप्त करता है।
देखिएगा, कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणनाएं प्रति सेकंड में कार्यान्वित कर सकता है। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध गणनाएं करने वाली मशीन है, ठीक है। यह जटिल से जटिल गणनाओं को बिना किसी त्रुटि के करता है। आगे चलिएगा, कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के आंकड़ों को संरक्षित करने के लिए सहायता रखती है। जो कंप्यूटर स्टोर करके रखता है डाटा को, उसे कंप्यूटर को मेमोरी में रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट या वर्म क्रिम क्या है? क्या इंटरनेट को गति प्रदान करने वाला एक हार्डवेयर है? नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने वाला एक दोषपूर्ण प्रोग्राम, बिल्कुल यही है, ठीक है। आगे चलिएगा, क्या है इसका, स्टक्सनेट एक ऐसा कंप्यूटर वर्म है या दोषपूर्ण प्रोग्राम है। वर्म मतलब ये प्रोग्राम है, इसका मतलब है। इसका इस्तेमाल ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए साइबर हमले पर किया गया था, ठीक है। ईरान के बुशेहर परमाणु रिएक्टर परमाणु में स्टक्सनेट वर्म पाए गए थे। यह वर्म कंप्यूटर से नियंत्रित वाले संयंत्रों के लिए घातक है। ध्यान दीजिएगा, होता है ना, जो फॉरेन एजेंसियां होती है, कंट्री होते हैं, वो अक्सर ही ऐसे ही प्रयोग करके आपके यहाँ डेटा को अपने यहाँ संग्रहित कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कोडर्स कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, इसे सॉफ्टवेयर कहता है। जब सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हम लोग बार बार नया नया सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं, या फिर कुछ नई चीजों की जरूरत हो तो सॉफ्टवेयर डालते हैं, नहीं डालते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमारे जो वांछित तरीके से जो कार्य करते हैं उसी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है, लेकिन लिखित प्रोग्राम के कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। आगे चलिएगा, अब है दोस्तों ये जो स्पेस से संबंधित जो प्रश्न बने हैं आरओ में, उसको देखते हैं, ठीक है। क्या है, आपको सुमेलित करना है और देखना है कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं। क्यूआरसिटी रोवर, मैसेंजर, रुस्तम और आकाश 2। अब बताइए इसमें से क्या है। जैसे जो क्यूआरसिटी रोवर है, ये क्या है आप बताइएगा। ये एक मार्स साइंस का लेबोरेटरी तहत मिशन है, ठीक है। ये क्या है? ये मिशन है, कहाँ के? मंगल के लिए। मैसें क्यूरियोसिटी रोवर मंगल के लिए मिशन था, ठीक है। मैसेंजर क्या है? मैसेंजर जो है दोस्तों, जो ये जो बुध ग्रह था, बुध ग्रह पे नासा का वो प्रोग्राम था बुध के लिए, ठीक है। तो बुध के लिए नासा प्रोग्राम कहा, ये है, मिल गया। रुस्तम क्या है? रुस्तम आपको दोस्तों जो है, ये यह जो है एक ड्रोन है। रुस्तम ड्रोन अभी आप समाचारों में रहा है, आपने देखा होगा। ये क्या है? ड्रोन है, ठीक है। आकाश तो क्या है? आकाश तो क्या है आपका? टैबलेट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सम्मिलित करेंगे जब, तो ये देखिएगा, क्यूरियोसिटी मार्सा का मार्स साइंस पे लेबोरेटरी पे मिशन का तहत 2011 में फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया, यानी मंगल ग्रह के लिए था, ठीक है। मैसेंजर बुध ग्रह के लिए उपग्रह था। और रुस्तम क्या है? डीआरडीओ द्वारा क्या है? एक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट असिस्टेबिलिटी द्वारा विकसित मानव रहित विमान, यानी ड्रोन, जिसका कहते हैं ड्रोन था। और आकाश तो क्या है? विश्व के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर आकाश था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या पूछा है आगे। डेविंसी प्लस वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों ये मिशन जो था शुक्र ग्रह से संबंधित है। किससे? शुक्र ग्रह से, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? डीप एटमॉस्फेरिक वीनस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। और उसका नाम क्या था? वीनस एमिसिटी रेडियो साइंस इन स्टार टोपोलॉजी एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये क्या था? किसके लिए? आपके शुक्र ग्रह के लिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। अच्छा, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी वायुमंडल पर प्रवेश करता है तो यान की सतह ताप बढ़ जाती है, जिससे उसकी चारों ओर आयनित हो जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही? अब बताइएगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, ध्यान दीजिए, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों का व्याख्या करते हैं।
अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान वायु के कणों से टकराने से फलस्वरूप उत्पन्न घर्षण से अंतरिक्ष यान की सतह का तापमान बढ़ने लग जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है और जो रेडियो सिग्नल को बाधित कर भू स्टेशन और अंतरिक्ष यान संपर्क को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर इसका दोस्तों तो 24 घंटे। इसका क्या मतलब है? जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, जो उपग्रह होते हैं, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के राउंड ये कोई एक ऐसा परिधि है, ये इसी के राउंड मूव करेगा और जितना मूवमेंट या जितनी स्पीड जो अर्थ की होगी उतना ही मूवमेंट इसकी स्पीड इस उपग्रह की भी होगी। ठीक है, उसी हिसाब से ये अपना काम करता रहेगा। ठीक है, और लगभग अर्थ से मान चलिए 36,000 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई ये स्थित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी घूर्णन दिशा में एक ही परिक्रमा करता है। भू स्थिर उपग्रह परिक्रमा काल 24 घंटे होता है। ठीक है, बार बार आपसे पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको तैयार भी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिएगा क्या है इसरो। अब इसमें कुछ सम्मिलित करना है सूची 1 सूची 2 में। संस्थान है और स्थान है। इसरो तिरुवनंतपुरम। ठीक, इसरो तिरुवनंतपुरम नहीं दोस्तों, इसरो बेंगलुरु में। कहा है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। ठीक है, ये तो सही है अपना। आगे चलते हैं, देखिएगा। IUAC बेंगलुरु ये भी सही है। BSSC नई दिल्ली ये भी आपका सही है। पहला ही आपका गलत। ठीक है, BSS मतलब विक्रम भाई साराभाई वाला स्टेशन जो है। ठीक है, देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। IUCA क्या इसका फुल? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी एंड द एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में स्थित है। IUSC क्या है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। BSS का मतलब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदनशील हैदराबाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा। नहीं, श्रीहरिकोटा नहीं दोस्तों, यहाँ प्रक्षेपण केंद्र है। ध्यान दीजिए, प्रक्षेपण केंद्र है इसका। जहाँ कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, आगे चलते हैं। बेंगलुरु में। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। आगे चलते हैं। किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? क्या किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइएगा? ये होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण न्यूटन जो रूल था उसी, देखिए, संरक्षण पे काम करता है, कोई नहीं। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो RO में या PCS में जो करंट अफेयर होता है साइंस टेक का, वो करंट पे आधारित होता है। आपको ये मत सोचिएगा हम पुराना तैयार करके नया नहीं, आपको बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो मेजर कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये आप करंट में ही पढ़िएगा। ठीक है, जैसे प्रश्न आ गया 2016 में चीन में CCS उपनाम से एक प्रणाली विकसित की गई। क्या नाम था इसका? क्या है? प्राचीन चीनी संगत प्रणाली है, क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है, कंप्यूटर गेम है, ये क्या है? आप उस अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कंप्यूटर गेम या ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। क्या है ये? क्वांटम संचार उपग्रह है जो प्रक्षेपण किया गया है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व चीनी दार्शनिक एवं वैज्ञानिक के नाम से इस उपग्रह को मिसियस नाम दिया गया। अगले स्टेटेलाइट उपग्रह क्या क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसे उपग्रह जो अधिक ऊंचाई पर सप्ताह मंडल में स्थापित हो, वायुपोत जो होता है उसे क्या कहता है? उसी को स्टेटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, यानी अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुपात या एयरशिप है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार प्रणालियों सिग्नल को प्रसारित करने हेतु एक अस्थायी प्लेटफार्मों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, स्टेटेलाइट सिद्धांत एक उपग्रह के ही समान है, हालांकि किसी कक्षा के बजाय समताप मंडल में ही यह स्थापित किया जाता है। ठीक है, जिसमें दो तरफा उच्च गति डाटा संचार या अधिक प्रभावी रूप से संपादित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्या है?
GSLV VD2, GSLV VD2 क्या है? जो दोस्तों ये GSLV जो है आपका क्या है? आपका प्रक्षेपण यान है। आपको पता है क्या है? प्रक्षेपण यान है। रक्षा उपग्रह है, अन्वेषण उपग्रह है, संचार है, उपग्रह नहीं, उपग्रह तो नहीं है। GSLV जो है, GSLV जो है आपका, ये यान है, आपका रॉकेट है। ये नहीं, ऑप्शन आपका गलत होंगे। देखिएगा, GSLV स्वदेशी उपग्रह यान है। ठीक है, मैंने कहा ना ये यान है, त्रिचरणीय यान है जो इनसैट सेकंड को उपग्रह को 2000 से 2500 केजी के भू समकालिक स्थानांतरित कक्षा पर स्थापित कर सकता है। ठीक है, और GSLV D2 यान द्वितीय विकासात्मक परीक्षण उड़ान है। ठीक है, ध्यान देना, जब इसका परीक्षा चल रहा था उसी का नाम D1 D2 D4 रखा जाता है। जहां डी लग जाए ना, किसी यान के आगे पीछे जो अगर डी लग जाता है, D1 D2, इसका मतलब समझिए ये विकास की चल रही है। ठीक है, या ये उसका परीक्षण किया जा रहा है। आगे चलते हैं। नासा द्वारा किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की? सोफिया। कौन था? सोफिया। आगे चलते हैं, कौन सा प्रश्न है देखिएगा। आगे आपको सुमेलित करना है, दो सूचियां दी गई, आपको स्थापित करना है कि कहाँ कौन सा सही है। थोड़ा ब्लर है, मैनेज करिएगा। काकरापार, पोखरण, पोखरण कहाँ है? राजस्थान है। काकरापार क्या है? परमाणु स्थल है। ठीक है, और क्या है आपका? तुम्बा क्या है? ये भी उपग्रह प्रमोशन क्षेत्र है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ? काकरापार में भी है। और श्रीहरिकोटा में क्या? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, D-4 आपका सही रहेगा। D-4 आपका ये लेते तो ये सही है, आपका ये सही हो जाता। देखिएगा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पोखरण परमाणु विस्फोटक स्थल है, तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, और श्रीहरिकोटा, ये तुम्बा क्या पहला वाला था भारत का। ठीक है, पहला जो प्रक्षेपण केंद्र बना था। आगे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या है? त्रिशूल, सतह से सतह प्रक्षेपण, या फिर थोड़ा बलर है। आगे चलिएगा, इसको देखो, इसका लेसन देख लीजिएगा। क्योंकि ये सब जितने भी हैं, ये आपके करंट आधारित प्रश्न है। ठीक है, ये करंट आधारित प्रश्न है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये करंट आधारित है, आपको उसी समय पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ ये आइडिया देख दे रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जरूरी यही होता है कि आप किस प्रकार प्रश्न बन रहा है, आप उसको टैकल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यही अगर आपने जानकारी कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। थोड़ा वहां ब्लर था, इसलिए आगे आप बढ़ाए। उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताइए जिसे परीक्षण भारतीय वैज्ञानिकों व रक्षा अधिकारियों ने 27/1/1996 में किया था। बताइए कौन सा था ये था दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी जो, और ध्यान देना, ये चांदीपुर जो लिखा गया, चांदीपुर से अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आपको पता चल जाता है, सर यही बात है, ये तो आपका मिसाइल वाला क्षेत्र है जहां परीक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 जनवरी 1996 को पृथ्वी सेकंड के प्रक्षेपण पास का परीक्षण किया गया था। 6 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा के बालासोर स्थित चांदीपुर रेंज में पृथ्वी सेकंड का मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया। ठीक है, पृथ्वी सेकंड एक चरणीय तरल प्रणोदक प्रणाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है देखिएगा, ब्रह्मोस के बारे में पूछा गया है। देखिए, सॉरी, इसी में प्रश्न है। क्या है? आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसे प्रौद्योगिकी भारत और संयुक्त रूप से किसके द्वारा विकसित की? किसके द्वारा? तो रूस के। भारत और रूस के जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और मास्को, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र प्लस मास्को के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO या मशीन अस्त्रोनियो के संयुक्त उपक्रम है, या सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जानते हैं? सुपरसोनिक मतलब है जो स्पीड के, साउंड की स्पीड से 5 गुना से, यानी साउंड की जो स्पीड होगी, साउंड की स्पीड से 5 गुना अगर स्पीड होगी, इससे सुपरसोनिक कहा जाए। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं, मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र अगर आपको मारना है, सीधा डायरेक्ट मारा जाएगा तो क्रूज होगा। अगर यहाँ परवलय आकार आते हैं तो यह बैलिस्टिक हो जाएगा, ये बैलिस्टिक, ये क्रूज है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रह्मोस नाम से भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मास्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह मिसाइल 2.8 से 3.0 माइल गति से सक्षम है। ठीक है, ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक रेंज कवर करने वाली क्षमता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है? प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है? क्या है? मिसाइल। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके द्वारा? भारत और रूस का, भारत प्लस रूस का। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार आपसे प्रश्न पूछा गया, इस बार भी आपसे पूछा गया था इसकी मारक क्षमता के बारे में।
18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? अब बताइए किस मिसाइल का किया था? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वायुसेना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नौसेना। देखिए करंट आधारित प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्न को सिर्फ देख के चलिए कि किस प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नौसेना के रूप में इसे परीक्षण किया गया था। अब हमें देखना है जो विज्ञान संबंधी जो आविष्कार हुए हैं उसके बारे में देखना है, कौन कौन सा प्रश्न बना गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है दोस्तों? आइस क्यूब। कौन है? आइस क्यूब, ठीक है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2010 में निर्मित आइस क्यूब विश्व की विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन है। अंटार्कटिका स्थित दूरबीन में डिजाइन विकसित किया गया और विकासशील विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। भाप के इंजन आविष्कार किसने किया था? अब ये सब प्रश्न बने हैं तो खैर अभी ऐसे प्रश्न उम्मीद है कि नहीं बनने वाला है, लेकिन ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कौन थे। जेम्स वाट। कौन है? जेम्स वाट। 1698 में थॉमस सेवरी ने पहले क्रियात्मक भाप चलित इंजन का निर्माण किया था। 1712 में थॉमस न्यूकोमन ने पहले व्यावसायिक भाप इंजन का निर्माण किया था। दोनों ही इंजनों खदानों में पानी निकालने की प्रयुक्त हुए। स्कॉटलैंड का आविष्कारक जेम्स वाट ने इस इंजन में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया, जिसने इस इंजन का प्रयोग खदानों में पानी निकालने के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में संभव पाया। यही कारण है कि जेम्स वाट भाप के इंजन का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा, यहाँ से प्रश्न है क्या? एक्स किरणों की खोज किसने की? बार यह जितने किरणें हैं, जो 5 आपके वैद्युत किरणें हैं, ये बार बार आपसे एग्जाम पूछी जाती हैं। जो साइंस वाला मैटर दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें घटना चक्र वाले में, ये चीज मैंने कंप्लीट करा है, ठीक है। आप उसको देख उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। कौन थे? रॉटजन। कौन थे? रॉटजन किए थे। आगे, निम्नलिखित में उनकी खोज के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। नहीं, अब आपको यह बताना है किसकी खोज कब हुई थी। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की जो खोज हो रही है 1947 हो रही, कब है? 1947 हो रही है। और डायोड की खोज कब हो रही है? आपकी 904 हो रही, कब है? 904 हो रही है। और SMD यानी सतह पर लगने वाले अवयव, इसका जो खोज हो रही है 1960 में हो रहा था। और इसका जो खोज हो रहा है क्या? इंटीग्रेटेड परिपथ या IC जिसे कहते हैं, इसका जो खोज हो रहा है 1958 में हो रहा है, कब है? 1958। क्रम लगा दीजिए, सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले ये होगा, उसके बाद आगे होगा, ठीक। सबसे पहले क्या हो? डायोड यानी B, उसके बाद A, उसके बाद D, उसके बाद C, BADC, BADC, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। डायोड 1904, ट्रांजिस्टर 1947, IC 1958 और IMD 1960, ठीक है। आगे चलते हैं। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष के विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप बताइए दोस्तों, किसके? रमन साहब आपके जो थे, रमन साहब के रमन प्रभाव आपने पढ़ा होगा, तो रमन प्रभाव जब फिजिक्स में पढ़ते होंगे तो उन्हीं के नाम पे क्या है ये, उन्हीं के जब दिवस का जो होता है इससे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला? नोबेल प्राइज कब मिला था? आप बताइएगा। इन्हें नोबेल प्राइज 1930 मिला था, ठीक है। 1930 मिला था, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, इस पे पाइएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय भौतिक डॉक्टर CV रमन को उनके कार्य को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? कब? 1930 में। कब दिया गया था? 1930 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसके कहा जाता है दोस्तों? होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। किसका कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, होमी जे भाभा या होमी जहांगीर भाभा जी को ये काम कहा जाता है। अब है बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? बताइए क्या है? ये हिग्स बोसॉन होते हैं। क्या होते हैं? हिग्स बोसॉन। न्यूट्रिनो नहीं होते, ये हिग्स बोसॉन होते हैं जिनका नाम गॉड पार्टिकल रख दिया गया है, ठीक है। देखिएगा, हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्राथमिक परिकल्पना 1964 में की गई थी। इसकी प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा
इग्लैट वर्ष 2013 में किया था और इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था। क्या है? इनमें से मूल कण कौन सा है? न्यूट्रिनो है, प्रोटॉन है, पाइमोसान, क्वार्क है। इसमें जो मूल कण है दोस्तों क्वार्क है। क्या है? क्वार्क। क्वार्क एक मूलभूत कण है। क्या है? मूलभूत कणों में दो वर्ग होते हैं जिन्हें क्वार्क और लेप्टॉन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन था? क्वार्क। अब कौन सा सुमेलित नहीं? एक आइसोबार है, दूसरा आइसोहाइट है, दूसरा आइसोहेलाइन है, तीसरा आइसोबात है। अब बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? अब ध्यान दीजिए कि आइसोबार मतलब वायु दाब, बार बार नापा जाता है, दाब नापा जाता है। आइसोहाइट से ऊंचाई नापा जाता है। हेलाइन, हेलाइन से बर्फ की वर्षा नहीं नापी जाती। हेलाइन से जो होता है दोस्तों आपके क्या होता है, इसके समुद्र की लवणता नापी जाती है। क्या? समुद्र की लवणता, देखिए कितना लवणता है इसमें। ठीक है, हेलोक्लाइन इसे कहते हैं, हेलाइन कहते हैं। ये आपका ये ऑप्शन आपका सी गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, बात क्या? आइसोबात से क्या होगा? गहराई। आइसोबात से क्या पड़ जाता है? गहराई। ठीक है, आगे चलिएगा। एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि जो हाइड्रोजन बम होता है, अगर हाइड्रोजन बम हुआ तो नाभिकीय संलयन काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या? आइटोहान आटुबम अणुबम की खोज नाभिकीय सिद्धांत पर विखंडन के सिद्धांत पर 1939 में जर्मन वैज्ञानिक आटोहान एफ स्ट्रासमैन ने किया था। ठीक है, यूरेनियम 235 के मंद गति न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है। इसमें इसमें आपको पता है कि एक है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो 3 नए कण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसे कहते हैं, इसे नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे आइएगा। अगला प्रश्न है आपका, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन जनक कौन है? कौन है दोस्तों? एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. जो थे वैज्ञानिक प्रबंधन जनक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊर्ध्वाधर तल यह एलिवेशन क्षैतिज तल के कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है आप बताइए किसमें? इसका होता है बेबल स्पेक्ट्रोमीटर, अल्टीमीटर, सिग्नल या थियोडोलाइट। जो थियोडोलाइट होता है, जो कोणीय दूरी होती है, उसको मापने में काम किया जाता है। ठीक है, क्या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है? क्या है? रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? किसके लिए किया जाता है आप बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है कोहरा, ध्वनि प्रदूषण या धुआं। इसका प्रयोग धुआं के लिए किया जाता है। किसके लिए? धुआं के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खैर दोस्तों, आज से यही एक टॉपिक अब खत्म हो गया है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको हम पीडीएफ ग्रुप में आपके चैनल मतलब आपके हमारा जो चैनल है, इसका क्या नाम है? अमोक क्लासेस। अमोक क्लास में डाल देंगे, वहां आप जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपका फिजिक्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। कल हम केमिस्ट्री ऐसे धीरे धीरे करके पूरा आपका सेगमेंट खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।